15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन। करोड़ों लोगों के लिए ये एक ऐसी सुबह थी जिसका बरसों से इंतजार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन जो कुछ हुआ वो किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंदाजा लगाइए, पहले झंडा फहराने के समारोह के लिए सरकारी अनुमान था कि करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन असल में क्या हुआ, वहां 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। तो चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है खुद तारीख से, क्योंकि 15 अगस्त की तारीख कोई सोची समझी योजना का नतीजा नहीं थी। ये तो लगभग आखिरी समय में लिया गया एक फैसला था। आप जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए। फरवरी 1947 में ब्रिटेन कहता है कि जून 1948 तक आज़ादी देंगे, लेकिन भारतीय नेताओं ने साफ कह दिया कि इतना इंतजार किया तो सत्ता देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर 3 जून को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने तारीख पूछी तो मौके पर ही कह दिया 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही पर्सनल वजह थी। ये तारीख दरअसल माउंटबेटन के लिए उनकी एक निजी जीत का दिन था। ये दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की दूसरी सालगिरह थी और उस जीत का नेतृत्व खुद माउंटबेटन ने किया था। खैर, तारीख तो तय हो गई, लेकिन अब सवाल था वक्त का। कहानी अब उस आधिकारिक समारोह की ओर मुड़ती है जिसके आधी रात को होने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह थी। ये एक ऐसा सवाल है जो उस समय की राजनीति और हमारे विश्वासों का एक अनोखा संगम दिखाता है। आखिर ऐसा क्या था कि भारत के आज़ादी का ऐलान आधी रात को करना पड़ा? इसका जवाब है ज्योतिष में। भारतीय ज्योतिषियों ने 15 अगस्त 1947 को एक अशुभ दिन माना था, तो इसका तोड़ ये निकाला गया कि समारोह को 14 अगस्त की शुभ रात से 15 अगस्त में दाखिल होते हुए ठीक आधी रात के वक्त किया जाए। और उसी पल संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसके ये शब्द आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। ये एक अविश्वसनीय लम्हा था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे हॉल में शंख गूंज उठे और बाहर तो तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। ये तो थी संसद के अंदर की कहानी, लेकिन असली हंगामा तो 15 अगस्त की शाम को प्रिंसेस पार्क में होने वाला था, जहां चीजों ने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। देखिए, उम्मीद थी कि करीब 30,000 मेहमान आएंगे, लेकिन हकीकत क्या थी? 5 लाख नागरिक। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और इसका नतीजा? पूरा केओस। भीड़ को रोकने वाले बैरियर टूट गए, मिलिट्री बैंड का स्टेज लोगों से भर गया, वीआईपी गैलरी में भीड़ घुस गई। हालत ये थी कि बैंड वालों के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी नामुमकिन हो गया था। इसी अफरा तफरी के बीच नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला के साथ पहुंचे। जब भीड़ की वजह से आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिला, तो नेहरू ने पामेला से कहा कि हमें लोगों के ऊपर से चल के जाना होगा। पामेला ने अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल की तरफ इशारा किया, तो नेहरू ने बस इतना कहा, इन्हें उतारो और हाथ में ले लो। और वो दोनों सचमुच लोगों के सिरों के कालीन पर चलते हुए आगे बढ़े। और अब कहानी पहुंचती है अपने चरम पर। एक ऐसा पल जहां सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं और हर फैसला मौके पर ही लिया गया। सोचिए, जिस इंसान को झंडा फहराना था, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, वो लोगों के समंदर में अपनी बग्घी में ही फंस गए थे। वो बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। तब उस अराजकता के बीच माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में फंसे फंसे ही नेहरू को चिल्लाकर कहा, चलिए झंडा फहराएं। और यही एक आवाज उस पल की नई योजना बन गई। और बस वहीं से उस भीड़ के बीच प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा फहराया गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी से ही नए झंडे को सलामी दी। भीड़ ने भारत माता की जय का नारा लगाया और फिर अचानक एक और नारा गूंजने लगा, माउंटबेटन की जय। कहते हैं ये वो पल था जिसने माउंटबेटन को भी रुला दिया। और मानो इतना ही काफी न हो, ठीक जैसे ही तिरंगा फहराया गया, उसके पीछे आसमान में एक इंद्रधनुष निकल आया। ऐसा लगा जैसे कुदरत खुद इस मौके पर अपना आशीर्वाद दे रही हो। और दिन का अंत हुआ एक ऐसी तस्वीर के साथ जो सब कुछ बयां कर देती है। वापसी में थकी हारी आम औरतों को शाही बग्घी में बिठा लिया गया।
और जब कोई सीट नहीं बची तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू बग्घी के खुद पर बैठकर वापस गए। ये नए बराबरी वाले भारत का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन इतनी खुशी और एकता से भरे इस दिन के बीच हम उस गहरे दर्द को कैसे याद करें जो ठीक उसी वक्त बंटवारे के रूप में लाखों लोग झेल रहे थे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज़ादी की हकीकत के दोनों पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।